आइए ULFA अल्फा के कुछ छिपे हुए तथ्यों पर एक फिर से नज़र डालते हैं। कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। पिछले 3 दशकों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा ने एक ऐसे पथ का अनुसरण किया है जो असम को भारत के औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने के अपने घोषित लक्ष्य से भटक गया है। धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी के इरादों से खुद को अलग कर लिया है। 1979 में गठित अल्फा ने आबादी के सभी वर्गों से अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उस समय के कई लोगों के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। हालांकि जबरन वसूली, हत्याएं, बम विस्फोट, नागरिकों और प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाना और अंतहीन नागरिक हताहतों के कारण आम जनता से उनके सम्मान और समर्थन में कमी आई थी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्फा पूर्वोत्तर में सबसे प्रभावशाली विद्रोही समूह बन गया है। उन्होंने स्वाधीन असम के अपने एजेंडे और झरझरा सीमाओं के माध्यम से असम में आने वाले अवैध प्रवासियों की आमद को ख़त्म करने के लिए असम के लोगों से मजबूत समर्थन प्राप्त किया। संगठन का ब्रह्मपुत्र घाटी में अपना स्थायी आधार था, जहां इसकी भर्तियां और प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए थे। इसने अपने मिशन को बढ़ाने के लिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में अभयारण्यों को अपने ठिकानों के रूप में रखा। कारगिल युद्ध के बाद दिल्ली में छानबीन की गई। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की बांग्लादेश यात्रा के दौरान ISI के वरिष्ठ अधिकारियों के विद्रोही संगठन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बांग्लादेश में अल्फा नेताओं के साथ एक गुप्त बैठक की। ऐसा माना जाता था कि अल्फा में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता था कि मेजर जनरल नदीम ताजा और जनरल मुशर्रफ के सेनाई सचिव को अल्फा के नेताओं के साथ बातचीत की प्रगति के बारे में रोजाना जानकारी दी जाती थी। यही कारण था कि बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण बनकर उभरा। दूसरी ओर नेपाल माओवादी संघर्ष से गुजरा और इस्लामाबाद ने अल-कायदा के गोरगांव को बांग्लादेश में धकेल दिया और स्थानीय आबादी के साथ बसना शुरू कर दिया। असम में उग्रवादी की ऊंचाई के दौरान ISI ने कथित तौर पर अल्फा को सभी समर्थन की पेशकश की, जिसमें हथियार, गोला बारूद और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चुनिंदा केंद्रों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना शामिल था। सूत्रों ने बताया कि भारतीय बलों के दबाव के बाद भूटानी सेना द्वारा संगठन के खिलाफ अपने जंगलों में अभियान शुरू करने के बाद ISI अल्फा की मदद के लिए आगे आया। विडंबना यह है कि अल्फा को उन्हीं लोगों विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ा जिनके खिलाफ लड़ने के लिए संगठन ने वास्तव में गठन किया था। विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए भूटान के अभियानों के बाद अल्फा ने अपने ठिकानों को बांग्लादेश में स्थानांतरित कर दिया। अल्फा के पूर्व अध्यक्ष अरविंद राजख्वा के नेतृत्व वाले गुट के 2011 में शांति प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अल्फा आई नए संगठन का चेहरा है। अल्फा के सेना प्रमुख परेश बरुआ ने अपने गुट का नाम बदलकर अल्फा स्वतंत्र कर दिया और अब तक वार्ता के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। निसंदेह आज अल्फा आई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ उग्रवादी संगठन है, जिसका संबंध भारत के खिलाफ गुप्त अभियान चलाने वालों से है। अब यह तर्क देना सही हो सकता है कि परेश बरुआ के नेतृत्व वाला अल्फा आई शांति वार्ता के खिलाफ क्यों है। अगर बरुआ शांति प्रक्रिया में शामिल होता है तो क्या बरुआ मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि इससे भारत विरोधी ताकतें परेशान होंगी जिन्होंने अब उसका समर्थन किया है। इस वीडियो या समाचार के पीछे वर्तमान समय में अल्फा आई के संचालन के वास्तविक चेहरे और प्रकृति के बारे में कुछ तथ्यों को उजागर करने का प्रयास है। अनगिनत बेगुनाह लोगों की हत्या और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के कारण
बहुत पहले अल्फा या अल्फा आई ने असमिया जनता के बीच अपनी जमीन खो दी थी। वे अब अपनी अनुमानित झूठी विचारधाराओं का प्रचार नहीं कर सकते। एनएन वार्ता ब्यूरो। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। पुररवांगथो।